दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों की अंधेरी रातों में एक नाम फुसफुसाया जाता था, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा शख्स जो 15 साल तक की नाबालिग लड़कियों की सप्लाई राष्ट्रपतियों, अरबपतियों और शाही खानदानों तक पहुंचाता रहा। लेकिन इस बार बात सिर्फ अमेरिका तक नहीं जाती, बल्कि सीधे टकराती है भारत की राजनीति के दिल से। एक कुख्यात ट्रैफिकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का नाम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ले सकता है? अमेरिका और भारत के अरबपतियों और सियासतदानों को अगर मोदी से मुलाकातें सेट करवानी तो वो एप्स्टीन से रिक्वेस्ट करते। ये एप्स्टीन की महज डींगे थी या उनके हाथ एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंच चुके थे जिन तक एक आम आदमी सपने में भी नहीं पहुंच सकता। ईमेल्स बताते हैं एप्स्टीन बार बार कह रहा था, आई कैन सेट मीटिंग, आई कैन अरेंज मोदी। ये कहानी एक स्कैंडल की नहीं, ये कहानी है पावर की, ये कहानी है नेटवर्क की और उस काले सच की जिससे दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग भी डरते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जो 15 साल तक की नाबालिग लड़कियों की सप्लाई दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर नेताओं और बिजनेसमैनों के लिए करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो या यूके के प्रिंस। वैसे तो इनकी मौत 2019 में ही हो गई थी, लेकिन अब एप्स्टीन के रिकॉर्ड एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और बीजेपी नेता हरदीप पुरी का नाम आया है। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अय्यास आदमी की फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम कैसे? और सवाल यह भी कि जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा कुख्यात असोल्टर बना कैसे वो नेताओं को नाबालिग लड़कियां उपलब्ध कराता रहा। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के एक मिडिल क्लास यहूदी फैमिली में हुआ। उसके पिता सेमूर न्यूयॉर्क के पार्क डिपार्टमेंट में एक सामान्य से एम्प्लॉय थे जो मैदान की देखभाल करते थे। मां पोला एक बीमा कंपनी में छोटी मोटी क्लर्क थी। एप्स्टीन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, खासकर गणित में उसका दिमाग तेज था। उसने स्कूल में 2 कक्षाएं आगे बढ़कर सबको चौंका दिया। न्यूयॉर्क के फेमस कूपर यूनियन कॉलेज में एप्स्टीन ने हायर मैथ की पढ़ाई शुरू की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। 1970 के दशक के शुरुआत में एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के मशहूर डाल्टन स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल डोनाल्ड बार ने उन्हें यह मौका दिया था। यहीं से अमीर और रसूखदार लोगों के साथ एप्स्टीन की नजदीकियां बढ़ी। इन्हीं में से एक थे वॉल स्ट्रीट के नामी फर्म बेयर स्टर्न्स के बड़े अधिकारी एलन ग्रीनबर्ग को एप्स्टीन की चतुराई और आगे बढ़ने की ललक बहुत पसंद आई। फिर 1976 में एप्स्टीन बेयर स्टर्न्स का हिस्सा बना। उसने अमीर ग्राहकों के लिए टैक्स बचाने के कॉम्प्लिकेटेड तरीके सीख लिए और तेजी से तरक्की की। लेकिन 1981 में कुछ गलत लेन देन और एक जांच के बाद उन्हें फर्म छोड़नी पड़ी। इसके बाद एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंपनी इंटरनेशनल एसेट्स ग्रुप यानी IAG शुरू की। उसने स्पेन की एक मशहूर एक्ट्रेस एना एब्रोगन के पिता के डूबे हुए पैसों को निकालने में मदद की और उसके बदले में मोटी रकम कमाई। फिर 1980 के अंत में उनकी मुलाकात स्टीवन होफेनबर्ग से हुई, जो टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी चलाता था। दोनों ने मिलकर इन्वेस्टर्स के साथ करोड़ों की ठगी की। होफेनबर्ग को 18 साल की सजा हुई, लेकिन एप्स्टीन चालाकी से कानूनी चंगुल से बच निकला। 1980 के दशक में एप्स्टीन की जिंदगी ने नया रंग लिया। उनकी मुलाकात हुई एल ब्रांड्स के अरबपति मालिक लेस्ली वेक्सनर से, जिसके पास विक्टोरिया सीक्रेट्स जैसे बड़े ब्रांड्स थे। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी अरबों की संपत्ति, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी। एप्स्टीन दौलत के दम पर फ्लोरिडा पाम बीच स्थित एक शानदार कोठी में रहने लगा। रसूख और पैसे की बदौलत उसने ताकतवर लोगों के बीच अपनी जगह पक्की की। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होने लगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तो इनके जहाजों में कई सारी विदेश यात्राएं की। इन ताकतवर लोगों से मिली एप्स्टीन को और ताकत, और यहीं से इनका असली चेहरा सामने आया। उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीच पर आलीशान कोठी को 1990 के अंत से लेकर 2000 की शुरुआत तक लड़कियों को फंसाने का एक अड्डा बना दिया। ये लड़कियां 13 से 16 साल की थी, ज्यादातर गरीब परिवारों से जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती। एप्स्टीन मसाज के बहाने उन्हें लालच देता और कोठी में उनके साथ गलत हरकतें होती, कई बार तो बेहद घिनौने अत्याचार, और बाद में उन्हें $200-300 थमा दिए जाते। ज्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें अपनी सहेलियों को भी इस जाल में लाने को मजबूर किया जाता। जेफरी एप्स्टीन ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें मासूम और कम उम्र की लड़कियां फंसती चली गई। ये उनकी गंदी मनसाओं को पूरा करने का एक सुनियोजित सिस्टम था। लेकिन इस गुनाह के खेल में वो अकेला नहीं था। उसकी सबसे बड़ी साथी थी ग्लेन मैक्सवेल, जो कॉलेजों, स्कूलों, स्पा और फिटनेस सेंटरों के चक्कर लगाती थी ताकि एप्स्टीन के लिए कम उम्र की लड़कियां मिल सकें। जब लड़कियां मिल जाती तो मैक्सवेल उन्हें एप्स्टीन के लिए मसाज थेरेपिस्ट या पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी का लालच देती। एप्स्टीन की कोठी का स्टाफ भी इस बात का गवाह था कि हाँ, मैक्सवेल अक्सर यहाँ पर छोटी उम्र की लड़कियों को लेकर आती रही। मैक्सवेल लड़कियों को भरोसा दिलाने में उस्ताद थी। वो कहती कि एप्स्टीन एक नेक और मददगार शख्स है जो उनकी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, लेकिन होता इसका उल्टा। एप्स्टीन का डर और उसका ताकतवर नेटवर्क इतना गहरा था कि ज्यादातर पीड़ित लड़कियां सालों तक चुप रही
उन्हें डर था कि उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और वो अपनी दौलत और रसूख के दम पर उन्हें या उनके परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन हर अपराधी का दिन आता है। मार्च 2005 में एक फोन कॉल से फ्लोरिडा पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन के कारनामों की भनक लग गई। एक औरत ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 साल की एक सौतेली बेटी का एक अमीर आदमी जेफरी एप्स्टीन ने यौन शोषण किया है। जानकारी कम थी लेकिन अहम थी। ये वो शुरुआत थी जिससे धीरे धीरे जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की, फिर इस केस को FBI को थमा दिया। एप्स्टीन पर प्रावजन ऑफ जस्टिस नाम से किताब लिखने वाली जूली केबान बताती हैं कि इस केस को रिकरी नाम का एक डिटेक्टिव लीड कर रहा था, जो कि एक ईमानदार अफसर थे। लेकिन ये केस उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल केस साबित हुआ। रिकरी और उनकी टीम ने लगभग 3 दर्जन लड़कियों से बात की और एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत क्रिमिनल केस तैयार किया। उनके पास लड़कियों के बयानों को पक्का करने के लिए ढेरों सबूत थे। इनमें फोन रिकॉर्ड्स, मैसेज, पैसों के लेन देन के कागज, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के उड़ान भरने के मैनिफेस्ट और दूसरे गवाहों के बयान थे। पुलिस ने अक्टूबर 2005 में एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर की तलाशी ली। लेकिन जब 20 अक्टूबर 2005 को रिकरी और उसकी टीम एप्स्टीन की कोठी पर सर्च वारंट लेकर पहुंची तो इसकी खबर एप्स्टीन को पहले ही लग चुकी थी। घर के 6 कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव गायब थी। जिन न्यूड फोटोज और अजीब कलाकृतियों का जिक्र लड़कियों ने अपने बयानों में किया, उनमें से ज्यादातर गायब थे। जेफरी एप्स्टीन की बेहिसाब दौलत के साथ साथ उनके ऊंचे राजनीतिक कनेक्शंस भी थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बाद में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि एप्स्टीन की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों खेमों में बढ़िया पकड़ थी। इसी का फायदा उठाते हुए जांच से बचने के लिए एप्स्टीन ने अपनी कानूनी टीम में ऐसे वकीलों को शामिल किया जिनके संबंध उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन से बहुत अच्छे थे। इनमें केन स्टार जैसे नामी वकील थे। इन्हीं राजनीतिक और कानूनी तिकमों का नतीजा था कि फेडरल ट्रैफिकिंग के इल्जाम हटा लिए गए। बदले में उसे फ्लोरिडा स्टेट में प्रोस्टिट्यूशन के उकसाने के लिए और नाबालिगों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदने के हल्के आरोपों में सजा दी गई। इन आरोपों में उसे सिर्फ 18 महीनों की सजा दी गई। इसमें से भी ज्यादातर वक्त उन्होंने पाम बीच काउंट जेल के वर्क रिलीज प्रोग्राम के तहत जेल के बाहर अपने शानदार ऑफिस में बिताया। फिर अगले कई सालों तक जेफरी एप्स्टीन का मामला कानूनी फाइल्स और मीडिया की सुर्खियों से गायब रहा। वो अपनी आलीशान और अश्लील जिंदगी को जीता रहा, दुनिया भर में घूमता रहा और अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर अय्याशियां करता रहा। फिर जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को एक बार फिर नए सेक्स ट्रैफिकिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को, यानी अपनी गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद ही, जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल की कोठरी में रहस्यमय हालत में मृत पाया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी की है। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद से ही एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने की मांग उठ रही थी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उन लोगों का नाम है जिन्होंने उनका प्राइवेट आइलैंड विजिट किया था या फिर एप्स्टीन के साथ किसी तरह का संबंध रखा था। इसी एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने हाल ही में जारी किए हैं। साथ ही ड्रॉप साइट न्यूज को भी एप्स्टीन फाइल से जुड़े करीब 1800 नए ईमेल्स मिले हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में मोदी, अंबानी और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी का नाम है और ड्रॉप साइट न्यूज द्वारा एक्सेस की गई इन ईमेल्स में जेफरी एप्स्टीन नरेंद्र मोदी का नाम बार बार ले रहे हैं। साथ ही एप्स्टीन लगातार एक व्यक्ति को मैसेज कर रहा है जिसका नाम ओवरसाइट कमेटी ने ब्लैक किया हुआ है, लेकिन जिन डेट्स और लोकेशन का जिक्र ईमेल्स में है वे लगभग पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन की गतिविधियों से मेल खाते हैं। जेफरी एप्स्टीन अपनी इन ईमेल्स में स्टीव बैनन की मुलाकात नरेंद्र मोदी से करवाने की बात कर रहे हैं। अब ये मीटिंग्स हुई या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि जेफरी एप्स्टीन की पहुंच सीधे नरेंद्र मोदी तक थी। और सबसे खास बात, 23 मई 2019 यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में आए, उसी दिन बैनन ने एप्स्टीन को एक मैसेज भेजा था कि वो मोदी पर इंडिया के लिए 1 घंटे का शो कर रहा है और कुछ अमेरिकी हिंदू लोगों को भी साथ ला रहा है। इसका मतलब था कि अमेरिकी राइट विंग सर्कल्स में मोदी की छवि के कारण अमेरिकी हिंदुओं को साथ लाने का काम चल रहा था। एप्स्टीन ने इसका जवाब देते हुए लिखा, हिज फोकस वांट्स टू बी स्टॉपिंग चाइना, यानी कि वो मोदी की विदेश नीति को किसी अंदरूनी जानकारी की तरह पेश कर रहा था, जैसे कि वो किसी गहरी राजनीतिक बातचीत का हिस्सा हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एप्स्टीन की डींगे थी या ये वास्तव में ऐसे संकेत थे कि उनके पास किसी लेवल पर भारत की सत्ता के शीर्ष से जुड़ी जानकारी थी। अब ये पूरा मामला यही खत्म नहीं हुआ। मोदी के चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद स्टीव बैनन ने वियोन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मोदी, उनकी राजनीति और अमेरिका भारत रिश्तों की अहमियत पर लंबी बात की। Take great pride in being a small part of this in the campaign when I was in the administration. ये साफ दिखाता है कि उस टाइम स्टीव बैनन भारतीय राजनीति पर काफी एक्टिव थे और नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर वो सार्वजनिक रूप से बातें कर रहे थे। इसी दौरान एप्स्टीन स्टीव बैनन पर दबाव डाल रहा था कि वो नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करें। ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा, आई कैन सेट यू शुड मीट विद मोदी, यानी वो सीधा कह रहा था कि वो मीटिंग सेट करवा सकता है। बैनन ने जवाब में सिर्फ प्लीज लिखा।
फिर एप्स्टीन ने पूछा कि वह मुलाकात कब करवा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन आगे कई मैसेज भेजता रहा जिसमें वो बेनन को नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा। एक मैसेज में उन्होंने लिखा, मेरे आदमी ने कहा है कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम एक बड़ा मौका मिस कर रहे हो, अपनी अंडरवियर ही देख लो, उस पर या तो मेड इन चाइना लिखा होगा या फिर मेड इन इंडिया। तुम लोग ये कैसे नहीं समझ सकते कि दोनों देशों के बीच कितने साझा लक्ष्य हैं। ये लाइन सुनकर साफ लगता है कि एप्स्टीन सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा था बल्कि एक बड़े राजनीतिक एजेंडे जैसा कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी दस्तावेजों में बेनन और एप्स्टीन के बीच कोई बड़ा फॉलोअप नहीं दिखता, लेकिन ड्रॉप साइट की रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कुछ घंटे बाद एप्स्टीन ने फिर मैसेज भेजा, मोदी ऑन बोर्ड, यानी नरेंद्र मोदी तैयार है मीटिंग के लिए। अब सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश का पीएम एक कुख्यात अय्याज के साथ कैसे संबंध रख सकता है। आखिर जेफरी एप्स्टीन नरेंद्र मोदी के क्या काम आता होगा। आखिर एप्स्टीन नरेंद्र मोदी का नाम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ले रहा था। मोदी के अलावा इन डॉक्यूमेंट्स में एक भारतीय अरबपति का भी नाम है। ओवरसाइट कमेटी ने भारतीय अरबपति का नाम पूरी तरह ब्लैक कर छिपा दिया है। 2017 में इस अननोन आदमी ने जेफरी एप्स्टीन को मैसेज किया कि व्हाइट हाउस ने कल पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा की घोषणा की है, क्या तुम बता सकते हो कि वो कब आ रहे हैं, क्या डेट्स हैं। अब सोचिए, एक भारतीय अरबपति एक बदनाम फाइनेंसर से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका कब आ रहे हैं, जैसे एप्स्टीन किसी विदेशी नेता की डिप्लोमेटिक शेड्यूलिंग का एक अंदरूनी सोर्स हो। एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मोदी की वॉशिंगटन यात्रा इजराइल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उसने लिखा कि वो पेरिस से लौटने के बाद और जानकारी दे सकेगा। ये लाइंस कई सवाल उठाती हैं। पहला, एप्स्टीन को भारत, अमेरिका और इजराइल के कूटनीति मामलों की इतनी अंदरूनी जानकारी कैसे थी। दूसरा, क्यों एक भारतीय कारोबारी नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं एप्स्टीन से पूछ रहा था, जबकि ये जानकारी सीधे भारत सरकार या फिर विदेश मंत्रालय से मिल सकती थी। ड्रॉप साइट न्यूज ने एक और खुलासा किया है। एप्स्टीन के निजी कैलेंडर में दर्ज कई अपॉइंटमेंट्स एक सीनियर बीजेपी नेता और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम पर पाए गए। हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जून 2014 से जनवरी 2017 के बीच पुरी का नाम एप्स्टीन की अपॉइंटमेंट लिस्ट में कम से कम 5 बार आया है। हरदीप सिंह पुरी लंबे समय तक भारतीय विदेश सेवा में रहे और मार्च 2013 में न्यूयॉर्क में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रिटायर हुए। 2014 के चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और 2017 से वो मोदी सरकार में मंत्री भी बने। इसलिए जब एप्स्टीन की अपॉइंटमेंट लिस्ट में उनका नाम बार बार दिखता है तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। क्या ये मुलाकातें ऑफिशियल थी, पर्सनल थी, संयोग थी या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। आखिर में बात सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या फिर एक ईमेल या फिर किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि बात उस पूरे ढांचे की है जहां पर सत्ता, पैसा, विदेशी लॉबी, अरबपति, रणनीति सलाहकार और एक कुख्यात अपराधी सब एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। आज स्थिति यह है कि एप्स्टीन जैसे व्यक्ति का नाम भारतीय राजनीति के टॉप लेवल से इस तरह टकरा रहा है जैसे ये कोई सामान्य बात हो। ये नॉर्मल बात नहीं है बल्कि इनकन्वीनियंट है, अनकंफर्टेबल है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन लोगों के नाम इन डॉक्यूमेंट्स में आए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके फैसलों का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसलिए सवाल वही जो शुरुआत में था या फिर शायद और भी भारी हो गया है कि एप्स्टीन नरेंद्र मोदी का नाम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों और कैसे ले रहा था। इस मामले पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।